नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में व्यापारी ट्रंप की चर्चा करने के लिए। व्यापारी ट्रंप इन दिनों उगाही पर मिडिल ईस्ट आए थे। उगाही में कोई व्यवधान ना आए इसलिए भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाए थे, ऐसा कहे थे। जाते जाते पलट गए, वो बात अलग है। लेकिन व्यापारी ट्रंप इन दिनों जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे तो लगभग $600 बिलियन सऊदी से वसूल करके और लगभग $1.2 ट्रिलियन कतर से वसूल करके उड़ गए हैं। आज वो अपनी यात्रा वापस अमेरिका की कर रहे हैं। पूरे टाइम एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर सुर्खी में बने रहने के लिए इन्होंने भारत का नाम हर दिन भगवान के नाम की तरह जपा। तीनों दिन जब तक मिडिल ईस्ट में थे तब तक भारत पाकिस्तान बराबर किया। जाते जाते एक और कारनामा कर गए। कर क्या गए? कर ये गए कि अपने ही देश के उद्योगपतियों में एक एप्पल फोन के निर्माता टिम कुक को, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनको कह गए कि यार एक काम करो कि तुम जो अमेरिका में आईफोन बेच रहे हो उसे इंडिया में मत बनाओ, उसे हमारे ही देश में बनाओ। अब कह तो गए। इनके बयान से टिम कुक का हालांकि अभी तक रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन भारत का रिएक्शन पूरी तरह से आया है। सोशल मीडिया पर इस समय हर कोई देश के अंदर सरकार से सवाल करने लग रहा है कि सरकार कुछ तो बोलो, टिम कुक का ही इंतजार कर रहे हो क्या? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टिम कुक अगर भारत से आईफोन की असेंबली प्लांट शिफ्ट करके अमेरिका ले जाते हैं तो इससे भारत का जो प्रोडक्शन है या फिर जो फ्यूचर का विजन है एक्सपोर्ट के अंदर, मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट के अंदर जो हम माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं वो शायद सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ता है इस बात का कि आप कम से कम कुछ तो ट्रंप के सामने अब बोलो। जहां तहां देखे जा रहे हो ट्रंप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गंदगी फैलाए जा रहे हैं। इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रंप का यह बयान जिसमें टिम कुक को इन्होंने पहले तो यह कहा कि देखो, भारत जो पहले कभी हाई टैरिफ कंट्री हुआ करता था, नेगोशिएशन में वो लगभग 0% टैरिफ पर आ गया है। अब 0% टैरिफ पर आ गया है टिम कुक, लेकिन अभी भी तुम अमेरिका में जो आईफोन बेच रहे हो वो मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया आईफोन्स की जगह अब तुम सारा की सारा सिस्टम अपना अमेरिका लेकर आओ, वहीं पर फोन बनाओ। हां, भारत के लिए अगर जरूरी है तुम्हें आईफोन बनाना तो तुम भारत में ही बनाकर भारत में बेच दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका में आकर के अमेरिका के लिए फोन बनाओ, ऐसा ट्रंप ने टिम कुक के लिए अब ऑफर कर दिया है। मैं बस आपको केवल इतना सा पहले ही कह देना चाहता हूं, इसके ऊपर तो कंप्लीट विश्लेषण चलेगा। इस बात का विश्लेषण चलेगा कि ये पलटू राम है, थोड़ी देर बाद फिर से पलटेंगे। जिस तरह दुनिया भर में टैरिफ के ऊपर पलटे थे, जिस तरह आज जाते जाते भारत पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर से पलट गए, और ये आने वाले समय में टिम कुक पर भी पलट जाएंगे। लेकिन इन्हें सुर्खियों में रहना आता है क्योंकि पूर्व पत्रकार जो रहे हैं और इन्हें पता है कि मीडिया का अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। लोगों की इनसिक्योरिटी को चर्चा में ले आओ, उसके बाद में अपने आप सुर्खी बन जाओगे। 145 करोड़ भारतीय जो हम हैं, ये यदि सोशल मीडिया पर जाकर इन्हें ही तलाशने जाएं तो भी इनके आराम से ट्रुथ का एक्सपेंशन हो जाता है। ट्रुथ इनका सोशल मीडिया हैंडल है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसीलिए ज्वाइन किए थे कि क्या पता ये खुश हो जाएं, लेकिन ये अपने ट्रुथ को भारत तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ट्विटर की तरह ही इन दिनों अनाप शनाप बके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भारत का मार्केट कैप्चर करना है। और इन्हें पता है कि इंडियंस का अपना कॉन्फिडेंस इतना लो है कि ये जैसे ही बोलेंगे विदाउट रीजनिंग वो इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। वो बिना दिमाग लगाए कि इसके इस बयान का कोई मतलब नहीं है, वो बस जाकर के इसको ट्रोल करने के लिए ही सही या इसके समर्थन में ही सही पहुंच जाएंगे। सरकार का विरोध करना हो या साथ देना हो, वो जाकर पहुंच जाएंगे और इसका काम हो जाएगा। तो इसने सोशल मीडिया का सही से उपयोग करना सीख लिया है। हमारी तरह जैसे हम लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो जानते हैं कि कंटेंट कहां से क्या होता है, कौन सा कंटेंट डालना होता है, लोगों की क्या आवश्यकता है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं। ऐसे इसको पता है कि इसकी रीच कहां से आएगी, इसको पता है कि कौन सा माल डाला जाएगा जो अचानक जंगल में आग की तरह फैलेगा। इसलिए आप टेंशन ना ले, पहले मैं इसका ही पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। इसने टिम कुक को जो कहा है, मुझे लग रहा है कि टिम कुक गुस्सा होकर के एक दिन कहीं इसी को कुक ना कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ऐसे समझिए। अगर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने कुल प्रोडक्शन का 10% भी
अमेरिका बनाने के लिए ले जाती है, यानी कि उसको शिफ्ट करना पड़े आप अपनी सारी असेंबली लाइंस को यहां से अमेरिका। तो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, उसके ऊपर आप विचार करिएगा, तब जाकर दिमाग पर जोर दीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कहीं आप अभी से कि देखो ये आदमी कैसा बोल दिया, ये अटेंशन सीकर है, इसको केवल ध्यान चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले फैक्ट के साथ बता दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर 10% आईफोन दुनिया के यहां से अमेरिका बनने जाते हैं तो भी उसको प्रोडक्शन शुरू करने में 3 साल का वक्त लगेगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, कुल आईफोन निर्माण का 10% बनाने के लिए भी $30 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आईफोन को करना पड़ेगा, यानी कि एप्पल को करना पड़ेगा। और नंबर 3, अगर अमेरिका में फोन बनना शुरू होते हैं, जो फोन चाइना में $1000 के आसपास पड़ जाता है बन करके 256 जीबी का आईफोन का आईफोन 256 जीबी का 16 प्रो मैक्स, भारत में वो $1250 का बनकर आता है, अमेरिका में वो $3500 के अराउंड बनकर आएगा, यानी कि 3 लाख रुपए का बनकर आएगा। इन 3 फिगर पर ध्यान दे लीजिएगा, पहला 3 साल, 30 बिलियन और 3 लाख, ये तीनों ही असंभव चीजें हैं। अमेरिका किसी भी तरह से इन्हें बियर नहीं कर सकता, 3 साल में इनको रवाना कर देगा। इनका ऑलरेडी पहला साल खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, नवंबर में आए थे, अब आप मई खत्म होने में जा रहे हैं, और दोबारा जब मई आएगा यानी तीसरे साल बाद, तब कोई और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की लाइन में लगा होगा। अगले 3 साल में आईफोन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, ये पहले से जान लीजिए। पर फिर भी ये भाई साहब सुर्खी बटोर करके ले गए। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए कि मैं आपको केवल टैरिफ में ही राहत नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को, अपनी कंपनियों को भी आपके देश में काम करने का मौका देता हूं, जिससे आपके देश के लोगों को रोजगार मिलता है। एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हें यह बात चाइना समझा चुका है और अब जल्दी ही भारत भी समझा देगा कि तुम हमसे सस्ता माल खरीदकर या सस्ती लेबर में काम करवाकर हम पर कोई एहसान नहीं करते। तुम्हारे यहां पर हो सके तो भैया तुम्हें मुबारक, ले जाओ, मैक्सिको से कार बनवा ही लिए होगे ना अब तक, तो जाओ बेटे अब एप्पल भी बनवा ही लो अपने यहां पर जाकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर खैर इसका तो इलाज करेंगे, फिलहाल के लिए आप पहले इस बात को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जिस बयान को इसने कहा कि यार को तुम जो बेच रहे हो अमेरिका में 50% आईफोन वो इंडिया निर्मित है, वो असल में इसी क्रिएचर के द्वारा किए गए कांड थे। और वो क्या था, जब पिछली बार इसने टैरिफ बढ़ाए थे ना, चाइना के ऊपर बढ़ाकर 145% टैरिफ लगा दिए, तो तब डर लगने लगा था टिम कुक को कि इंडिया का नंबर भी आएगा। हाईएस्ट टैरिफ का अनाउंसमेंट करने वाले थे माननीय, जब ये अनाउंसमेंट करने वाले थे उस समय टिम कुक भर करके इंडिया से आईफोन अमेरिका ले गए थे कि कम से कम मैं थोड़ा सा जो अपना इन्वेंट्री बचा हुआ है इसको कम टैरिफ पर लेकर बेच दूंगा। इस पर हमने बातें बाजार की, जो हमारा स्टॉक से रिलेटेड चैनल है वहां पर यह डिस्कशन भी किया था, ठीक है। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच जो चला टैरिफ युद्ध था उसमें चाइना डिगा नहीं, वो इनके सामने हिला नहीं। और देखिए भारत को ना अब एक बहुत बड़ा लेसन लेना होगा, चाइना से नहीं, हमको अटल जी से, इंदिरा गांधी जी से, इनसे लेसन लेना होगा। मैं आपको अटल जी का एक बयान सुनाऊंगा जिसमें आप इस बात को जानकर गौरवान्वित फील करेंगे। अटल जी खुद कह रहे हैं कि कारगिल के वॉर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया था, कहा था कि पाकिस्तान के साथ बैठो, बैठ करके बातचीत करो, नेगोशिएट करो, हम मीडिएट करेंगे। बोले हम नहीं गए, हमने इसलिए इनकार कर दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत के इतने से भी इंच भर हिस्से पर भी है, हम उनके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। हमने ऐसे राजनेताओं को देखा है जो कुछ नहीं था, जो आज की स्थिति में हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उस समय हम टॉप 10 में नहीं थे, उस समय भारत की स्थिति में भी वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दिया करते थे कि हमें तुम्हारी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं है और हम तुम्हारे सैंक्शन से डरते नहीं हैं। न्यूक्लियर हमने मिसाइल टेस्ट किया और कहा कि तुमसे जितना हो लगा लो, उन्होंने खुद सैंक्शन लगाए और खुद ही हटाए भारत के ऊपर से। यह है भारत का गौरवान्वित इतिहास। और ताजा ताजा इंडिया ने हाल ही में जो चाइना के हाल देखे, जिस चाइना ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया, फाइनली अमेरिका और चाइना को टेबल पर बैठकर जिनेवा में नेगोशिएट करना पड़ा। 10% और 30% रेस्पेक्टिवली टैक्स पर सेटलमेंट हुआ। अमेरिका ने कहा कि मैं तुम पर 30% लगाऊंगा, चाइना ने कहा मैं आप पर 10% लगाऊंगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में जाकर के टैरिफ सेटल हुआ। आवश्यकता आ पड़ी है अब भारत को कि भारत को यह बताना होगा अमेरिका को कि तुम हम पर कोई भी खैरात नहीं बांटे। और ये बार बार में तुम जो भारत पाकिस्तान बराबर कर देते हो ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। भारत तुम्हारे साथ व्यापार करता है $100 बिलियन से ऊपर का
पाकिस्तान करता है $10 बिलियन के ऊपर का। तुम्हें पता है कि तुम्हें भारत की सुर्खी बनना है, इसलिए तुम जानबूझकर इंडिया और पाकिस्तान को पैरेलल ट्रीट करते हो। भारतीयों को आने वाले समय में इस व्यक्ति को मैकडोनाल्ड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं। इसे ट्रंप की तरह नहीं, इसे डक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसकी गुडविल पर असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसे पता है कि बाजार में कैसे छाना है। यह केवल सोशल मीडिया एक्सपोजर के चलते इंडियंस के जो इमोशनल पॉइंट्स हैं उन्हें टच कर रहा है। इसे पता है कि इंडियंस को कौन सी बात चुभती है। इंडियंस के लिए अगर उन्हें पाकिस्तानियों के बराबर कोई बता दे तो इनका तो बिल्कुल ईगो हर्ट हो जाएगा। हम वास्तविकता में इतना आत्मसम्मान रखते हैं, और आत्मसम्मान से मैं आपको एक लाइन याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो अब भारत को, अमेरिका को भी संदेश देना चाहिए कि आत्मसम्मान की कीमत पर भारत व्यापार नहीं करेगा। यह वो देश है जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए ना पहले अमेरिका के सामने कोई भी मंतव्य रखा, ना उसके सामने कोई सहमति जताई, ना उसके सामने कभी सरेंडर किया। आज भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह भारत को पहले ही स्पष्ट करना होगा। तो साथियों, बात अगर इस तरह से आगे बढ़ेगी तो ही भारतीयों का गौरवशाली क्षण वापस आएगा, और यह जानबूझकर करता है। इसको पता है कि ट्विटर की रीच इन दिनों गजब चल रही है। ट्विटर इन्हीं के अपने प्यादे का है, इलॉन मस्क का है। ऐसे ही इन दिनों ट्रुथ की रीच बढ़ाने के लिए यह अपना इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। इसे भारत के अंदर सोशल मीडिया में प्रचार करना है। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक बढ़िया से यूज हो रहे हैं ना, यूट्यूब पर अमेरिका के प्रोडक्ट पर हम अपना काम कर रहे हैं, तो यह चाहता है कि तुम लोग धीरे धीरे उस पर आ जाओ, फिर सारी कंपनी जिंदगी भर के लिए परमानेंट बन जाएंगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यह बात आपको समझने की। बाकी आईफोन का मैं थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक आईफोन अगर बिना टैक्सेशन के बताया जाए तो 47,000 रुपए का बनकर आता है, ऐसा इंटरनेट पर डेटा है। अगर उस पर 100% टैरिफ भी लगता है तो $1,000 के आसपास अमेरिकियों को पड़ता है ये, और भारत से बने तो $1,250 के आसपास पड़ता है। ये फैक्ट है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने कुक को कहकर कहे कि बेटा आईफोन वहां लेकर चलो, क्योंकि वर्तमान में इंडिया मेड आईफोन अमेरिका में लगभग 50% बिक रहे हैं। 2026 में इन्हें 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनाने होंगे, और ऐसे में कंपनी को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट करना आनन फानन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी भारत में और चाइना में अपने इन्वेस्टमेंट के खूब सारे प्लान लगा चुके हैं। इनकी बेवकूफियों के चलते पहले ही टिम कुक जो है वो इनसे त्रस्त हो लिए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया कि मैं चाइना पर टैरिफ लगा रहा हूं, वो जल्दबाजी में इंडिया शिफ्ट होने की तैयारी करने लगा। अब चाइना से वापस से मांडोली कर लिए हैं, तो ऐसे में उनका भी इस समय बिल्कुल हालत खराब है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के अंदर बैठ करके इनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो जाए, ये सारे उद्योगपति कहें कि हमने गलत आदमी को, क्रैक आदमी को सत्ता में बैठा दिया है, इसके खिलाफ लॉबिंग करो, अदरवाइज ये देश को बर्बाद कर देगा। खैर, यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील साझा होती है, और ट्रेड डील के अंदर चाइना ही विनर निकल कर आता है, जो अमेरिका के सामने नहीं झुकता। देखिए, भारत को भी ना अपनी पॉलिसी पर अब पैरेलली यहां पर एक विचार देने की आवश्यकता होगी। जिस तरह भारत ने चाइना को पड़ोस में पाकर के यह पा लिया है कि 1990 तक जो भारत और चीन लगभग एक जैसे चल रहे थे, आज चीन भारत से कई गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। उसके पीछे उसने अपने जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो अपने निवासी हैं, देशवासी हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे दे करके स्किल डेवलपमेंट सिखाया, और स्किल डेवलपमेंट की वजह से आज दुनिया भर की बड़ी सारी कंपनी स्किल्ड लेबर के लिए अमेरिका से निकलकर चाइना पहुंचती हैं। चाइना ने जो काम किया वो भारतवासी इन दिनों मेक इन इंडिया के तहत कर रहे हैं। यही कारण है कि आईफोन का बड़ा सारा प्रोडक्शन लाइन इंडिया में सेटल हो चुका है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, और बड़ी मात्रा में आईफोन बनकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हमें भी आने वाले समय में चाइना की तरह ही अपने लोगों की स्किलिंग पर फोकस करना होगा, और अपने आप को यह मजबूती देनी होगी कि चाहे हम फिलहाल के लिए नुकसान कर जाएं, लेकिन अपने स्टैंड पर क्लियर रहेंगे। अगर भारत पहले ही यह सिद्ध कर जाता, ट्रंप को इस तरह के दिन दिखाने नहीं पड़ते भारत को। इंडिया एक समय माहौल बन रहा था डी डॉलराइजेशन का, उस समय अगर थोड़ा सा अडिग रह जाता तो भारत समेत जो दुनिया के 5 बड़े देश हैं, जो ब्रिक्स नेशन है, वो ट्रंप को उसी समय धता बता दिए होते। लेकिन खैर, हम आने वाले समय में भी इन सब बातों पर कुछ ना कुछ तो फैसले कर ही लेंगे। फिलहाल के लिए आईफोन का चैप्टर क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है साहब, ये हो गया बहुत सारी बातें। हाँ, अब जब ये हुआ तो भारत की सरकार का लोगों ने खूब सारा क्वेश्चन, सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि ये तो इंडिया पाकिस्तान को बराबर कर दिया, हर चीज के अंदर कश्मीर को इसने इंटरनेशनल इशू बना दिया, भारत यज्ञ किया
किए गए थे, इसको जिताने के लिए यज्ञ किए गए थे। हमारे प्रधानमंत्री तो अब की बार ट्रंप सरकार तक करवाने पिछली बार चले गए थे। ट्रंप भारत हितैषी होंगे ये हमने सब सोचा था, लेकिन ये आदमी तो भारत से ही प्रोडक्शन को ले जाकर वहां जाने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक ये जवाब तो मिल गया होगा कि कुछ भी जाने वाला है नहीं। भारत से या चाइना से कुछ भी अमेरिका नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिकन इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतने में वो इसी के खिलाफ बटन दबा देंगे। तो फिलहाल के लिए ये तो सोचने का पॉइंट है नहीं, ये केवल सुर्खियों में बने रहने की ट्रंप की सस्ती चाहत है, तो उस पर आपको ज्यादा अटेंशन देना नहीं है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को अब हमें अलग तरह से जवाब देना होगा। मतलब जितना हो सके मीम मटेरियल में इसका उपयोग किया जाए, इसकी इज्जत को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो इस समय ऑडियंस मुझे सुनती है, मेरा जो परिवार मेरे साथ देर रात इस चर्चा में आता है, वो इस बात से सहमत होगा। ये व्यक्ति ना अपनी ब्रांडिंग पर काम कर रहा है, नोबेल पीस पुरस्कार के लिए अपने आप को नामित करने की सोच रहा है। ये वो आदमी है जिसने आज ही, मैंने दोपहर में अपनी पाठशाला पर एक सेशन भी किया था और आपको ये जानकारी दी थी कि ये वो प्राणी है जिसने सीरिया के उस व्यक्ति को, जिस पर $10 मिलियन का इनाम था, उस व्यक्ति को आज इसने पूरी तरह से सब चार्जेस से मुक्त कर दिया है, सैंक्शन से फ्री कर दिया है। यानी कि व्यापारी ट्रंप ने अपने व्यापारिक हितों के लिए दुनिया में कुछ भी करो टाइप से वो छूट दे दी है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अगर भारत में आकर के कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार को सही बताने लगे कि नहीं भ्रष्टाचार सही है, फिर तो मैं सारी परमिशन दे देता हूं। तो इसने भ्रष्ट आचरण की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इसका पीछे उद्देश्य केवल यह है कि अमेरिकी हितों के लिए या फिर इसके धंधे के लिए सब चीजें सही रहनी चाहिए। कतर से इस आदमी ने 3400 करोड़ रुपए का विमान ले लिया, 3400 करोड़ रुपए का विमान ले लिया, और कतर का जो राजा है वो इनके सामने चप्पल पहन के बैठा रहा। इसको याद दिलाया गया लोगों के द्वारा कि यार तुमने एक बार जेलेंस्की से तो ये पूछ लिया था कि सूट वूट नहीं है क्या, पत्रकारों ने पूछ लिया था। अब नहीं कहोगे क्या राजा यहां पे चप्पल बैठा है, क्योंकि तुमको 3400 करोड़ का जहाज जो दे दिया है, 1.2 ट्रिलियन का तुम्हें इसने व्यापार जो दे दिया है। तो व्यापारी ट्रंप को भारत को यह बताना होगा कि इसके लिए केवल व्यापार ही सर्वोपरि है, इसके साथ किसी प्रकार की मित्रता नहीं है। मित्रता नहीं है तो हमें इसी तरह का इसे ट्रीटमेंट देना और इसके प्रयासों में ट्विटर जैसी चीजों को, ट्रुथ जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं होने देना है जिसका यह लाभ उठा रहा है। खैर, एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि हम भारतीय आफ्टर ऑल इससे इतने खिन्न क्यों हुए। पहले तक तो हम सब सही थे, अब अचानक हमारे साथ हुआ क्या। ये जब दूसरी बार सत्ता में आया ना, तो दूसरी बार सत्ता में आया तो ऐसा लग रहा है कि इसको जो गोली लगनी थी वो बच गई थी, इसके लगी नहीं थी। तो इसका एकदम इसको लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अब अमेरिका के लिए ईश्वर के अवतार में आया हूं, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आया हूं। उस दिन के बाद से इसने दुनिया में जो तांडव मचाना शुरू किया है, दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो ट्रंप को ना जानता हो, नंबर एक, और ट्रंप की वजह से तनाव में ना रहता हो, क्योंकि ये कुछ भी करने की स्थिति में रहता है। हां, इससे खुश वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या सोचता है, पाकिस्तानियों को कोई खाक फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप ये होता क्या है, ये ट्रेड टैरिफ बैरियर होता क्या, अच्छा ट्रेड करते भी हैं क्या, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेशियों को फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है, खैरात में पलने वाले देश हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत कुव्वत है, जिन देशों के पास अपनी इकोनॉमी है, उसको इसने मतलब पूरी तरह से छेड़ करके रख दिया है। ठीक है साहब, हमारे साथ इसने शुरुआत करी सबसे पहले, और यह बात इसीलिए भारत के लिए अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत सरकार को अब कम से कम स्टैंड लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे तार्किकता को हम प्रामाणिकता के साथ लेकर चल रहे हैं। महाशय जैसे ही आते हैं, सबसे पहले इलीगल इंडियंस को हथकड़ी लगाकर भारत भेजते हैं। यह केवल और केवल इसका मीडिया स्टंट था, दुनिया के सामने अटेंशन प्राप्त करना कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। जिनको मैं मित्र कहता था, प्रधानमंत्री को मित्र कह कह करके, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो भी साख थी ना, सोशल मीडिया पर जो इमेज थी, उस इमेज को जितना इस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। मतलब इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की जितनी भी सोशल मीडिया पर फुटेज थी, जैसे मतलब शुरुआत में क्या हुआ था, अगर आपने इलेक्शन कैंपेन्स देखे हो पिछले वाले, जब 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस समय कांग्रेस ने भी कुछ इस तरह से प्रचार करने का शुरुआत किया था कि प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम, प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम, इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते। अच्छा, वास्तविकता भी है, प्रधानमंत्री से डरना नहीं होता है। प्रधानमंत्री आप सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बिल्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री से नहीं डरते। अब वो जो डर वाली इमेज है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा एक रूड चेहरे में दिखाया गया है, तो ट्रंप ने असल मायने में प्रधानमंत्री के उसी इमेज को हैम्पर करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स अपनाए। उसके पास ये तरीका था कि कैसे इंडिया का पूरा अटेंशन खुद पर शिफ्ट करना है।
प्रधानमंत्री अगर 145 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे एक 30-35 करोड़ की आबादी का राष्ट्रपति उनकी इमेज के ऊपर भी खुद को आगे लेकर चला जाए, बोले मुझे यह खेल खेलना है। तो सबसे पहले भारत के साथ मित्रता का नाम दिखाकर भारतीयों को हैंडकफ्स के साथ भारत भेजा गया। इससे समस्त भारतीय उद्विग्न हुए और भारत कहां रह गया कि हम तो साहब रिश्ता निभाने वाले देश हैं, हम वो देश हैं जिसने एक बार मित्रता निभा ली, लास्ट तक निभाते हैं। हम कुछ बोले नहीं, हमने कहा ट्रंप कर रहे हैं, उनको अपने देश के लिए कुछ करना है, सही कर रहे होंगे, हमने उनके इस फैसले का वेलकम किया। हमने जो हमारे देश के अंदर भारतीय आए जो कि वास्तविकता में गलत तरीके से गए थे, हमने अपने आप को कानूनी तरीके से समझाया कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ये अपने लोगों को भेज रहे हैं तो हम इनको आने देते हैं। प्रधानमंत्री तब भी विचार करते रह गए, कोई बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रहा था, प्रधानमंत्री मिलने खुद पहुंचते हैं कि हाँ भाई साहब आप राष्ट्रपति बन गए हो, मैं आता हूं मिलने के लिए। हो सकता है कि आपके मन में ये रहा हो कि मैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं आ पाया क्योंकि इस वजह से हमारे देश की पॉलिटिक्स भी प्रभावित होती है, इस बार हम आपके चुनाव में नहीं आ पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, इस महानुभाव को पता है कि वो मिलने आ रहे हैं, इसको यह पता है कि इंडियंस इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि गेट तक लेने आए कि नहीं आए। मतलब छोटू मोटू टाइप के लोग जो आ रहे हैं, मतलब यूक्रेन का राष्ट्रपति आ रहा है उसको तो तुम गेट तक लेने आ रहे हो, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तुम गेट पर दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसको ना इंडिया का पूरा सोशल मीडिया नैरेटिव पकड़ में आ गया है कि इंडिया के लोग कहां कहां, क्योंकि उसको पता है ना इन लोगों का आत्मसम्मान बिल्कुल हाथ में लिए घूमते हैं, ये हल्का सा हिलाओ तो गिर जाता है। तो ऐसे में ये लोगों को छेड़ना जानता है अब। तो ऐसे में इंडियंस को अच्छा देखा तुम्हारा प्रधानमंत्री को मैं गेट पर लेने नहीं आया, तो इंडियंस को उस समय बड़ा टीज किया। और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे उससे पहले ही हमको टैरिफ किंग की उपाधि दे दी कि इंडिया जो कि सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है और मैं उस देश के साथ टैरिफ के ऊपर इस तरह की वार्ता रखना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मतलब प्रधानमंत्री जिस इमेज को बनाने के लिए जा रहे थे, भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री जा क्यों रहा था, क्योंकि वो यहां बताना चाहते थे कि देखो भाई मेरा मित्र राष्ट्रपति बना है। भाई हो सकता है उसके अंदर थोड़ी इतनी शिष्टाचार हो कि वो कम से कम इस बात का ख्याल रखे। इन भाई साहब ने उठा करके टैरिफ बम डाल दिया। मतलब हमारी न्यूज में प्रधानमंत्री की फिर से जो सोशल मीडिया पर पहचान बननी थी वो नहीं बनने दी। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने एक और धमकी भरा पत्र दुनिया में जारी कर दिया, और वो ये था कि जो देश ये सोचते हैं कि वो डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन कर देंगे, उन पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि असल में क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में एक चर्चा चल रही थी, ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये, इनका मानना था कि हम लोग डॉलर को हटाते हैं और उसकी जगह अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म होगी और हम लोग दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे इनको ये बात पता चली, इन्होंने कहा 100% टैरिफ लगा दूंगा। मेरा मानना यह है कि अब 100% टैरिफ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको इसने 100% टैरिफ का डर तो दे ही दिया था। चाइना तो 145 का बुखार झेल कर आया है और पता भी चल गया। अब राइट टाइम है, क्योंकि ये खुद भी डर चुका है, अब ये टैरिफ खेलेगा नहीं। ऐसे में अब आवश्यकता है कि ब्रिक्स नेशन इकट्ठे हों और डी डॉलराइजेशन पर प्रयास करना। यह स्पष्ट संदेश था भारत के लिए। भारत ने फिर अपनी तरफ से फिर अरे अरे अपना मित्र है, अपना मित्र है, मित्र खफा है, कोई बात नहीं, चलो हम मित्रता निभाते हैं। और भाई साहब हम मित्रता निभाने के नाम पर बोल दिए कि नहीं नहीं, हमारा कोई भी डी डॉलराइजेशन का प्लान नहीं है। इंडिया हैज नेवर बीन फॉर डी डॉलराइजेशन। हम कभी भी डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। इंडिया फिर से यहां से कट लिया कि हम सर डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचते हैं, लेकिन इसको तो पता नहीं क्या था कि इसे कुल मिलाकर भारत की मीडिया में छाए रहना था, इसका पूरा उद्देश्य सेट था। तो ऐसे में ये भाई साहब मतलब भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बयान दे देता है कि मैं भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहीं खड़े हुए हैं, वहीं पर उनके सामने बोल देता है कि देखो इंडिया जो है वो हमारे साथ में बहुत हाई टैरिफ लगाता है। मतलब अक्सर ये होता है कि जब आप किसी देश के साथ होते हो तो ये कम से कम ख्याल रख रहे होते हो कि इस समय शिष्टाचार में रहेंगे, बाकी बातें बैकडोर में चलती रहेंगी, फिर नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएंगी। इसको तो पूरी तरह मीडिया अटेंशन ग्रैब करना, और ग्रैब करते करते इसने जो बयान दिए, और थोड़े दिन बाद तो ये पूरी की पूरी लिस्ट निकाल लाया। इंडिया को नाम दे दिया कि वेरी वेरी हाई टैरिफ, इंडिया इज ए टैरिफ किंग, और भारत को टैरिफ किंग नाम से नॉमिनेट कर दिया। जबकि जब इसकी टैरिफ की लिस्ट आई उसमें हम काफी नीचे थे, लेकिन इंडिया को इसने टैरिफ किंग नाम दे दिया। बाद में जब सब कुछ बीच का सेटलमेंट चलने लगा, तब इसने कहा 26% टैरिफ लगाऊंगा फिलहाल तो मैं इंडिया के ऊपर, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। कुल मिलाकर के इंडिया को चाहे फिर वो भारतीयों को वापस भेजना हो, या रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए धमकाना हो, या फिर डी डॉलराइजेशन के नाम पर भारत को ट्रीज करना हो, और ज्यादा नहीं
तो भारत के समेत दुनिया के सभी देशों को एक जैसा ट्रीट कर देना हो, लेकिन चाइना के सामने खुद झुक जाना हो, क्योंकि चाइना को इसने पहले अपने ईगो पॉइंट पर लिया। चाइना को कहा कि तुम पर बेटा 145% टैरिफ लगाएंगे, और भारत से कहा कि तुमको अगर टैरिफ नहीं चाहिए तो टेस्ला को इंडिया में बिना व्यवधान के आने दो। और भारत सरकार बड़े ही आसान तरीके से टेस्ला के लिए रास्ता बनाने लग गई। बजट में घोषणा होने लग गई कि हाँ हाँ आने दीजिए, ईवी व्हीकल्स के ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इनने कहा कि हम अपना स्पेस सैटेलाइट लेकर के आएंगे, वो सैटेलाइट का जो इनका स्टारलिंक चलता है, हाँ हाँ लाने दीजिए। हम अपनी तरफ से अंबानी को बोल देंगे, मित्तल को बोल देंगे, वो पुलक पावने बिठाकर खड़े रहेंगे। अंबानी को तो आज ढोक देने बुलवा ही लिए थे ये वहां पर कि आओ बेटा थोड़ा दर्शन पाके जाओ हमारे, तो अंबानी पहुंच भी गए। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति ने भारत का जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना मिक्सचर ग्राइंडर वाला हाल किया है। इससे हम देशवासी बुरी तरह से स्तब्ध हैं। मतलब असल में बुरा यह लग रहा है कि भारत को ना नहीं चाहिए व्यापार। मतलब अगर हम इसके साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिव रास्ते बहुत सारे हैं, हम सरवाइव कर जाएंगे। हमने दुनिया से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रखी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। एटमैक्स तुम यार सैंक्शन ही तो लगाओ, अगर कितने बड़े सैंक्शन लगा लोगे। तुम 1998 से ऊपर के सैंक्शन नहीं लगा सकते जब हमने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। लेकिन हाँ यह तय है कि तुम अगर सैंक्शन कर गए हमारे ऊपर तो बेटा डॉलर को उखाड़ फेंकने में हम ही झंडा उठाएंगे, ईरान को व्यापार में वापस से चढ़ाने में हम झंडा उठाएंगे, रशिया को फिर से उठाने में झंडा हम चढ़ाएंगे, और एशिया में तो बेटा तुम्हारा एशिया पैसिफिक में जीना हराम कर देंगे। हमको अब रिबेलियन चाइल्ड बनना पड़ेगा, हमें रिबेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर चीज का फायदा उठाता चला गया। पता नहीं इसको देख करके कई बार ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिल्मों में देखते हैं कि साहब नेताजी को ब्लैकमेल करना हो तो ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। ये इस तरह की हरकत भारत के साथ किए जा रहा है। मतलब टेस्ला के केस में कि टेस्ला के लिए हम कह रहे हैं हाँ 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 प्लीज प्लीज आइए, फिर हम कह रहे हैं स्टारलिंक, अरे आइए ना अंबानी अंडानी, अरे तुम सुनो बेटा, तुम अंबानी तुम भी जाओ बेटा, और ये एयरटेल वाले तुम भी जाओ, चलो तुम कहो, दोनों जाकर कहो, पहले तुम दोनों दुश्मन थे अब हैंडशेक करो, हैंडशेक करके कहो कि तुम्हारा इंटरनेट हम स्वीकार करेंगे। इस तरह की जो ये लोग हरकत करवा दी है ना इंडिया का जो वास्तविकता में जो लोकल सिटीजन है, जो हम समस्त भारतीय जिनके अंदर राष्ट्र भाव है, उन सबको एक बात की निराशा है कि हमारा देश इतनी स्ट्रांग तरीके से उठते हुए आ रहा था, किसी के सामने हमने अपने आप को इतना क्यों सरेंडर कर दिया? हमें नहीं करना था। और हम अगेन आप सबके माध्यम से भी, और निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में जब सेशन पूरा हो जाए अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्या हम सब लोग इस बात के लिए वाकई में खुश हैं जो भारत के साथ ये हो रहा है, या हम ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं? अरे 2 साल और तरक्की रुक जाएगी। अरे हम मान लिए 2047 में नहीं बन पाएंगे विकसित राष्ट्र, 57 में बन जाएंगे, लेकिन कम से कम खुददार बन के तो बनेंगे। खुददारी और कुछ नहीं तो अफगानिस्तान से ही सीख लो यार, जिन्होंने तुमको 20 साल तक लटक के रखा और तुम्हें घर से बाहर निकाला धकेड़े दे करके, और आज बैठ करके फिर से तालिबान शासन में आ गया। कम से कम उन्हीं से सीख लो। हमको तो अब मैसेज भी अफगानिस्तान जैसे देशों से लेने पड़ रहे हैं कि खुददारी हो तो ऐसी। 20 साल तक बेचारे संघर्ष करते रहे। बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम सीरिया जैसे राष्ट्रपति को आतंकी से राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हो तो हमें भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को फुल इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हुई आज। क्या हुआ कि मैंने आज दोपहर का जो अपनी पाठशाला का सेशन था ना, सीरिया के ऊपर मैंने जानकारी दी थी। अब सुनना उस सेशन को एक बार ध्यान करके, है ना। उसमें हमने ये वाली बात बोली थी कि इंडिया को चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ में अब बात कर ही ली जाए कि तुमको हम मान्यता देते हैं। और शाम को सुनने में आ रहा है कि जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान से बातचीत की है। भाई विदेश मंत्रालय में कोई अगर हमें सुन रहा हो तो यार थोड़ा सा मतलब क्रेडिट वेडिट भी दिया करो, हम तुम्हें सलाह अच्छी देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीज में फिलहाल बात जो भारत के लिए बन रही है ना, वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। तो कुल मिलाकर के इंडिया चाइना का जो ट्रेड डील चल रहा है, वो सॉरी यूएस चाइना का जो ट्रेड डील सेट हुआ, उससे फिर भारत को सोचने में विवश होना पड़ा कि हम खुश इसलिए थे कि कुछ भी हो, ये चाइना के ऊपर जो इसने 245% तक टैरिफ ले जाने की बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें फायदा हो जाएगा। हमें फायदा हो जाएगा। कुछ दिन ही हम ये सोच पाए, ये महाशय उसके सामने फैल गए, तो फिर हम चिंतित हो गए कि यार हमारे देश के साथ क्या होगा। अभी तो हम ये सोच रहे थे कि हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हमें कुछ भी थोड़ा एडवांटेज इस तरह का मिलेगा कि चाइना से जो काम चाइना अमेरिका के लिए करता था, अगर वो टैरिफ में डूब जाएगा तो कंपनियां निकलकर इंडिया आएंगी। हमारा वो स्वार्थ भी पिट गया। हम सोचते थे कि आईफोन पूरी तरह इंडिया में बनेगा, अब तो फिर से वो चाइना में बन जाएगा क्योंकि टैरिफ कम हो गया। और इंडिया में बनता तो ये महाशय तो खुद कह के ले जा रहे हैं कि तुम अमेरिका चलो। कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ अब हमें यह समझ में आ गया कि कुछ फायदे नहीं होने वाले। हाँ, नुकसान जो हो सकते हैं उनकी भी चर्चा आज मैं आपके सेशन में करने वाला हूं, ठीक है साहब। एक और पॉइंट बना जो भारतीयों को बिल्कुल रास नहीं आया। मतलब हम टैरिफ वैरिफ के मामले में यह मानते हुए चल रहे थे कि सबके साथ कर रहा है तो चल हम भी झेल लेंगे। इंडिया पाकिस्तान के केस में जो इस व्यक्ति ने हरकतें की,
वो तो एकदम इमैच्योर पॉलिटिशियन वाली हरकतें थी। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर की पहले खुद घोषणा करता है, पूरी दुनिया में ढिंडोरे पीटता है कि मैंने करा दिया, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। हमने आपको अपने सेशन में जानकारी दी, इसने नहीं कराया। भारत ने इनकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि पाकिस्तानी लेकर बटन हाथ में घूमने लगे कि देखो हम बम नहीं चलाए तो हम हाफिज सईद को आतंकी बनाकर कह देंगे कि बेटा तू ही परमाणु बम फेंक दे, लेकिन हम अपने देश में मरते हुए नहीं रहना चाहते। और ये न्यूज बड़ी निकल करके भी आई थी कि भारत का ब्रह्मोस जो है वो पहुंच गया था इनके उस ठिकाने पर जहां से रेडिएशन लीक होने की खबर आ गई थी। हालांकि ना तो उनने स्वीकार किया, ना दुनिया का कोई देश अभी स्वीकार करेगा, लेकिन जो कंडीशन बनने लगी जिससे अर्थक्वेक आया या फिर बोरोन का हवाई जहाज उड़कर आया, ये सारी चीजें उस बात को रिलेट कर रही थी। खैर, इन भाई साहब को इन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा कि सर युद्ध रुकवाओ। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया वालों रोक दो, नहीं तो वो परमाणु बम चलाएंगे। इंडिया ने कहा कि देखो हम तो पहले भी नहीं कह रहे थे कि युद्ध करो, हमने तो आतंकियों को इलाज करना था, कर दिया, सीज फायर कर लिया। ये भाई साहब ढिंडोरा पीटने लगे, मैंने सीज फायर करा दिया। और मैं आपसे कह भी रहा था कि इसको आना है अभी मिडिल ईस्ट में, और ये इस कारण से इस पूरे की पूरे सीज फायर का क्रेडिट खा जाएगा। इस भाई साहब ने बाकायदा पहुंच करके 12, 13, 14 सब दिन मैंने रुकवा दिया, मैंने रुकवा दिया, मतलब 12, 13, 14 तीनों दिन एक ही लाइन, मैंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, मैंने पाकिस्तान सीज फायर कराया। आज जब जाने का दिन आया तब इससे पूछा कि क्या ख्याल था, आपने करवाया था? बोले नहीं नहीं, मैंने तो बस डील दी थी, सीज फायर तो उन लोगों ने खुद ही किया है। मैंने तो कहा कि अपन से ट्रेड करोगे तो फायदे में रहोगे, मैं तो ट्रेड की बातें कर रहा था, सीज फायर मेरा कोई लेना देना नहीं था। मतलब पलटूराम फिर पलट गए, पलटूराम फिर पलट गए। ऐसे में फिर एक सवाल बना कि इस व्यक्ति की किस बात पर यकीन किया जाए। ठीक है, इस बीच में भारत के उद्योगपति का यहां मिलकर के आना, लोग इससे भी रिलेट कर रहे थे कि इनके मिलने के बाद ये पलट गया क्या। खैर, अब ये बातें तो सब फालतू की बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों के दिमाग में केवल एक ही सवाल कि ये आदमी व्यापारी है, और ये व्यापारी ट्रंप जो हैं, ये जब जब यात्रा पर होते हैं, इन्हें अपने आप का मोमेंटम बना के चलना है और व्यापार के लिए बढ़िया सारा पैसा कमाना है। उसकी तस्वीर लोगों ने डालकर खूब मजे लिए। कतर के जो राजा हैं, कतर के जो किंग हैं, वो यहां पर स्लीपर्स में इनके सामने बैठे हुए थे, और लोग कहने लगे कि अगर आपके पास पैसा हो तो भाई साहब कोई बिजनेस क्लास सूट पहनने की जरूरत नहीं है, बाकायदा। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे किंग सलमान जो है, प्रिंस सलमान, वो सूट नहीं पहनते हैं, लेकिन राजा की तस्वीरें कुछ सूट में भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहां राजा चप्पल पहन करके ही बैठे हुए हैं। हो सकता है इनका सरकारी कुछ कस्टम होता हो, लेकिन ऐसे में लोग इस बात को नोटिस कर लिए, और नोटिस कर लिए और जोड़ दिए जेलेंस्की से। लोग नोटिस कर लिए कि ट्रंप को अगर पैसे से खरीदना हो तो $600 बिलियन में सऊदी ने इनको 4 साल की डील दी, और एक आतंकी के ऊपर से आतंकी का टैग हटवाया, उसको राष्ट्रपति बनवाया, और बनवा करके सीरिया के अंदर सैंक्शन फ्री सीरिया बनवा दिया। यह काम केवल पैसे से हो सकता है। बस लोग कह रहे हैं कि अगर ओसामा जिंदा होता तो ट्रंप के हो सकता है कैबिनेट का हिस्सा होता। क्यों? क्योंकि वो भी पैसा पहुंचा देता कि सर जो मारने थे 3-4 हजार लोग मैंने मार दिया, आपके फालतू में लोड क्यों ले रहे हो। इसलिए लोग इस तस्वीर को भी बहुत डाल रहे हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार जो लेना है। ठीक है साहब, खैर कोई बात नहीं साहब। अब ये व्यक्ति फाइनली जाते जाते खुद ही पलट गया, और जाते जाते पलटते हुए इसने कहा कि भाई मैं, मतलब इनके बीच में ट्रेड डील नहीं करवाया था, वो नहीं करवाया था, सीज फायर नहीं करवाया था। एक और बात जो इस बार बोल गया वो क्या था कि इंडिया तो बिल्कुल जीरो टैरिफ लगवाने के लिए हमारे साथ बातचीत कर रहा है। अब भारत बोला है, जयशंकर साहब का बयान आ गया है। जयशंकर साहब के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा अभी फाइनल हुआ, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और यह क्या बोल रहा है कि वो तो जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं यार, मतलब यह मामला बिगड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज सवाल फिर से वहीं पर आकर खड़ा होता है कि भारत को अगेन अपने आप को एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है। कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। भारत बोलने वालों का देश रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री अब बैकडोर चैनल से बात ना करें। उसे भी सोशल मीडिया से समझ में आता है तो सोशल मीडिया से ही समझाया जाए। हम समस्त वो भारतीय हैं जो हमारे एक प्रधानमंत्री के कहने पर एक समय का भोजन छोड़ दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा लगा करके। और अब अगर हम जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ आगे बढ़ जाएं तो वो दिन दूर नहीं, 10 साल के अंदर भारत फिजा पलट देगा। भारत के युवाओं के अंदर अब इतना ज्यादा जनजागरण हो चुका है, उनके अंदर भारत के प्रति जो भाव है वो इस स्तर का डेवलप हो चुका है कि अब वो कुछ करना चाहते हैं, आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। भारत का अगर संदेश पाकिस्तान के लिए है कि खून और सिंधु का पानी एक साथ नहीं बहेगा, हिंदुओं, भारत के अंदर जो देशवासी हैं जिनका धर्म पूछकर तुमने कत्ल मचाया था, ना तो वो चलेगा और ना ही सिंधु का पानी बहेगा। बिल्कुल वैसे ही अब आत्मसम्मान के साथ व्यापार भी नहीं होगा। अब यह संदेश भी भारत को स्पष्ट और बोल्ड लेटर्स में क्लियर एंड लाउड अमेरिका को सुना ही देना चाहिए। बाकी आप सब लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत ने
अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार किया है, जिसके साथ आप पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान $7 बिलियन का कुल व्यापार करता है, भारत $120 बिलियन से अधिक का व्यापार करता है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान को बराबर करने की यह हिमाकत ना करे। भारत वो है जिसने पोखरण परमाणु बम परीक्षण किया, क्लिंटन धमकाता रह गया, चाहे सैंक्शंस हम पर लगाए गए, लेकिन हम नहीं झुके। अमेरिका में भारत के खिलाफ खूब प्रतिरोध हुआ, लेकिन भारत नहीं रुका। भारत कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जब पटखनी दे रहा था, उस विषय पर भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अमेरिका ने हमसे कहा कि आप आइए और हम आपके बीच मध्यस्थता कराएंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के पास 1 इंच हमारी जमीन है, हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भारत तब नहीं झुका यार इन लोगों के सामने, अब हम कैसे बात कर सकते हैं? तो ऐसे में भारत को आवश्यकता है, जब वो इतना तेजी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, 3rd लार्जेस्ट बाय 2028 बन जाएगा, तो हमें अपने स्टैंड कुछ क्लियर करने होंगे और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। रही बात इसकी कि अगर मान लो ये हम पर सैंक्शंस लगा देता है तो हमारा क्या होगा, चलिए बता देते हैं। हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएंगे, हमारा जो एक्सपोर्ट इनको जाता है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा कि साहब नहीं जा रहा। इनको नहीं जाएगा तो इनके आसपास जो 2-4 देश हैं उनको नहीं जाएगा। हमारी आईटी कंपनी जो आउटसोर्सिंग कर रही हैं वो सब नहीं जाएगा। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हम पर खैरात नहीं बांट रहे हैं। अगर वो हमसे एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, महंगाई उनके यहां भी बढ़ेगी। अगर इंडिया दुनिया भर के लिए आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला सेंटर है, तो हमारे काम के बिना अमेरिका भी हिल जाएगा। मिलेनियम बग जब आई थी, पूरा अमेरिका भारत की तरफ इंतजार कर रहा था, भारत तभी जाकर के सॉफ्टवेयर पावर बना था। तो भारत की सर्विसेज के बिना उन्हें जो दिक्कतें होंगी वो वर्ल्ड व्यापक होंगी। शुरुआत में शेयर बाजार गिरेगा, पहले भी हम 72,000 तक पहुंच गए, इनके अधिकांश एफआईआई निकल के भाग लिए थे। सैंक्शंस होंगे तो हम भाई एफआईआई को भी निकलता हुआ देखेंगे। लेकिन भारतीय यार ईरान से सीखने वाली बात है, अफगानिस्तान से सीखने वाली बात है, रूस से सीखने वाली बात। चलो रूस के पास तो नेचुरल माइंस एंड मिनरल्स हैं। ईरान ने अपने आप को इस हद तक रोका कि उसकी करेंसी पूरी तरह डिवैल्यूएट होकर खड़ी हो गई, लेकिन आज भी उसके अंदर हिम्मत इतनी थी कि भारत पाकिस्तान के बीच नेगोशिएशन कराने चला आया था। क्यों? क्योंकि उसने खुददारी को पाला है। अफगानिस्तान, जिसको यही नहीं पता कि उनके प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, भाई साहब हिम्मत इस तरह की कि लिया तो पंगा अमेरिका से लिया, ताकि पूरी दुनिया इज्जत से बात करती है। अफगानिस्तान के आगे इज्जत जिया अफगानिस्तान जी बोलकर बात करती है। ठीक है, भारत के लिए हो सकता है कि रुपया थोड़ा डिवैल्यूएट हो, लेकिन आप ऑप्शन तो सोचिए ना, आप कितने सारे लोगों के लीडर बन जाएंगे, आप कितने सारे देशों के लिए एक विकल्प के रूप में निकल कर आएंगे कि ये है जो लड़ सकता है। और अगर ऐसा बनाने में हम कामयाब हुए तो हम निश्चित ही एक बहुत ही तगड़ा रशिया, इंडिया, ईरान, इन सबका एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एशिया के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर एक बड़ी पावर बनकर आएंगे। भू राजनीतिक स्तर पर ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन करता हुआ दिखाई देगा। आने वाला समय आपको खुददारी के साथ याद रखेगा। लोग कहेंगे कि इंडिया है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इंडिया किसी के भी अगर ग्रुप में नहीं है तो इसका इंडिविजुअल अस्तित्व है। हो गया हमारे साथ संकट, हो सकता है कि वही वाली बात है 47 की जगह 57 में विकसित हो जाएंगे। आज चौथी है इकोनॉमी, मान लो अरे छठी पे भी पहुंच जाएंगे, खुददारी से तो जिएंगे यार। लेकिन कुल मिलाकर के अब हमें थोड़ा सा रिटेलिएट करना पड़ेगा साहब। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे बताइए। मैंने तो आपकी भावनाओं को यहाँ पे जब शब्द दे दिए, आप अगर ऐसा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की बातचीत हो जाती है आप सबके साथ, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। सेशन खत्म हो जाए तब कमेंट करिएगा, क्योंकि ये लाइव कमेंट्स में पढ़ नहीं पाता हूं। एंड हो जाएगा तब मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बाकी इस रविवार को मेरे द्वारा आप लोगों के लिए एक सेमिनार रखी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उसे जाएं और ज्वाइन करें। पोर्टफोलियो बनाने के ऊपर कि आप अपनी उम्र के हिसाब से कहाँ बेहतर निवेश कर सकते हैं, उसका हमने कंटेंट क्रिएट किया है और आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बदलते बाजार के साथ आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, अपना कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बातें बाजार की एक बेहतरीन कोर्स मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। आप जाकर उसे पढ़ें, अल्टीमेट कंटेंट है, आपके लिए निश्चित लाभदायक होगा। साथ ही साथ बाकी बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच।